मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है एससीसी का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का कौन सा यूज ऑफ केमिकल्स इन डेली लाइफ। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं वो मैं आपको कराऊंगा, साथ के साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ थ्योरी भी। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना आपको इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षक के रूप में यूज किया जाता है। ये प्रश्न तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से इस वीडियो को देखने वाले कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट ले रखी है, जिनके 12th क्लास तक आर्ट थी और फिर इन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना है। एक बार बताना कमेंट बॉक्स में सभी यस सर करके। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षक के रूप में जाना जाता है, कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव होता है। तो सोडियम बेंजोइट है, उसको खाद्य संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अब थे सोचोगे खाद्य संरक्षक क्यों है। खाद्य संरक्षक वह है कि कोई भी पैकेट फूड में हो जाते चिप्स खाजो खाओ और कुरकुरा खाओ और ये जो पैकेट में बनेड़ी चीज़ खाओ ना, थे को नहीं खाऊँ तो मैं भी हूँ। तो उन्हें बचान के लिए गले नहीं, उनके अंदर बदबू नहीं आवे, मतलब फंगस वगैरह नहीं लगे, तो इन्हें बचाने के लिए उनके अंदर कुछ केमिकल डालने जाए, उन्हें क्या बोले जाए, सोडियम बेंजोइट बोले जाए। समझ में आ गई। तो जहाँ पर आपको खाद्य संरक्षक दिखे और सोडियम को नाम दिखे, सोडियम बेंजोइट को, समझो, तो उसको क्या कर देना, आपको उस ऑप्शन को टिक कर देना है। हाँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, आपने बहुत बड़ी गलती की है इस सब्जेक्ट को चुनकर। दूसरे वाला प्रश्न है, प्रोपेनियोट मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, प्रोपेनोट है वो बेकरी उत्पाद में यूज किए जाते हैं। ये क्या करता है, ये कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको पकाने में, उसका जो सेव करने में, आपको देखते हो ना बेकरी के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो फूले फूले से होते हैं, बैग्ड होते हैं उनके अंदर। जैसे आपने केक देखा होगा, आपने कोई भी जो बेकरी से संबंधित जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सभी के सभी प्रोपेनोट की वजह से क्या हो जाते हैं, उनकी बेकिंग होती है। समझ में आ गया आपको। तो बेकरी उत्पाद में प्रोपेनोट को यूज किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, स्कोर्बिक एसिड एंड इट्स साल्ट आर यूज फॉर। स्कोर्बिक एसिड और इसके लवणों का उपयोग होता है। तो स्कोर्बिक एसिड और उसके लवणों का प्रयोग किसके लिए होता है, फंगल वृद्धि रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द फंगल ग्रोथ। तो फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए स्कोर्बिक एसिड और उसके लवणों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भी एक प्रिजर्वेटिव के रूप में ही काम करता है। स्कोर्बिक एसिड होता है, ये एक प्रकार का साल्ट होता है और ये फंगस को बढ़ने से रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये फंगस को रोकने का कार्य करता है। 4 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फाइड प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड संरक्षक है। तो कौन सा है, सोडियम डिसल्फाइड है, वो डाइसल्फाइड है, ये कौन सा एक सल्फाइड प्रिजर्वेटिव है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको मैं क्या ही बताऊँ, आपने क्या सोचकर मतलब ये इस सब्जेक्ट को चुना है और आप बीए के विद्यार्थी हो। आपने कभी सही से सोडियम का, आपको लगभग जो बीए के विद्यार्थी हैं उनको सोडियम का सही से सिंबल नहीं पता कि सोडियम का होता क्या है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सल्फाइड प्रिजर्वेटिव है। ये बीएससी के विद्यार्थी को नहीं पता कि सल्फाइड प्रिजर्वेटिव क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मोहित सर हैं बेफिक्र रहिए, जो मैं पढ़ाऊँगा ये उसको पढ़ लेना, पास हो जाओगे। तो कौन से वाला प्रश्न होगा, सल्फाइड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, सोडियम डाई सल्फाइड है वो सोडियम प्रिजर्वेटिव के नाम से उनको जाना जाता है। विच आर्टिफिशियल स्वीटनर इज नॉट सुटेबल एट हायर टेम्परेचर। तो कौन सा कृत्रिम मिठास गर्म तापमान पर स्थिर नहीं रहता है। तो इनमें से कौन सा नहीं रहता है, तो इसका सही आंसर होगा स्पार्टिन। तो स्पार्टम है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका जो मिठास है वो स्थिर नहीं रहता, वो गिर जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पार्टम है वो कृत्रिम मिठास होता है और गर्म तापमान पर स्थिर नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, स्पार्टम इसका सही उदाहरण है। अगले वाला है, सैकरीन क्या है। तो सैकरीन क्या होता है, बिना कैलोरी वाला कृत्रिम मिठास। तो आपने वो सुना होगा ना कि ये जीरो शुगर वाले प्रोडक्ट होते हैं और वो मीठे भी होते हैं, तो उसमें क्या डाला जाता है, उसमें सैकरीन को ही डाला जाता है। तो इसमें कैलोरी नहीं होती है और कृत्रिम एक प्रकार का मिठास होता है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जिसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है।
अगले वाला प्रश्न है विच स्वीटनर इज बैंड इन सम कंट्रीज। तो कुछ जो कंट्रीज होती हैं उसके अंदर कौन सा मिठास है उसको बंद किया गया है, सोडियम साइक्लोमेट को क्या किया गया है, आपको उसको बैन कर दिया गया है। साइक्लोमेट को अब बैन कर दिया गया है क्योंकि एक मतलब एक मादक पदार्थ के रूप में भी इसका कार्य होता है, शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है ज़्यादा मात्रा में लिया गया तो इसको। तो सही आंसर क्या होगा, साइक्लोमेट है वो क्या होता है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन का नाम तो सुना होगा आपने, चक्रवात का। तो चक्र ऐसे समझ लो, सोडियम साइक्लोट के नाम से याद कर लो कि साइक्लोन को प्रतिबंध कर दिया गया है ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए आपको। डुल्सिन वाज बैंड बिकॉज, डुल्सिन को क्यों प्रतिबंध किया गया है, क्योंकि ये वैसिला होता है और कैंसर कारक होता है, मतलब इससे कैंसर उत्पन्न हो सकता है, इसलिए डोल्सिन को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो डोल्सिन होता है वो क्या कर सकता है, एक प्रकार का वैसिला पदार्थ होता है और इसमें कैंसर भी हो सकता है इसका अगर सेवन करने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न है विच इज़ द परमिटेड आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वीकृत कृत्रिम मिठास है। तो ऐसा कौन सा कृत्रिम मिठास है जिसको आप डाल सकते हो चीज़ों में, तो कौन सा, एस्पार्टम। एस्पार्टम एक स्वीकृत क्या है, मिठास को यूज, कृत्रिम मिठास को यूज करने वाला प्रोडक्ट है। वेनिलिन का उपयोग किस लिए होता है, तो कृत्रिम स्वाद द्रव्य के लिए, आर्टिफिशियल फ्लेवरेंट एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है, वेनिलिन का प्रयोग होता है। कृत्रिम स्वाद द्रव्य देने के लिए वेनिलिन का प्रयोग होता है। 11 नंबर प्रश्न है विच कंपाउंड गिव फ्रूट लाइक अरोमा इन फूड्स। तो खाद में फल जैसा सुगंध देने वाला कौन सा यौगिक होता है, तो कौन सा होता है, एक्रेलिक एस्टर। तो एस्टर होता है ना वो फल फ्रूट जैसी सुगंध उसके अंदर आती है, तो उसको क्या बोला जाता है, अल्काइल एस्टर के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एस्टर वाला, ये काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। कई बार सेंट को ले आओगे जब मैं फूल पौधा जाएंगी सुगंध आओ, तो वो की कारण हो, एस्टर का कारण हो है, एक एस्टर केमिकल है जिन फूल पौधा की जाए की क्या है, सुगंध आवे। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज कॉमनली एडेड टू। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट आमतौर पर किस में डाली जाती है, तो किस में डाली जाती है, सूप और नूडल्स में इसको ग्लूटामेट को डाला जाता है। तो गट्टा के लिए सूप ने, इसे याद कर लियो ग्लूटामेट ने। समझ में आ गया आपको। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज द हेल्थ कंसर्न विद MSG। तो MSG से जुड़ी एक स्वास्थ्य चिंता क्या है, तो क्या स्वास्थ्य चिंता होती है, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम हो सकता है इसके अंदर। तो MSG से क्या होता है, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम है वो किससे जुड़ा हुआ है, MSG से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलतार डाई। तो कोलतार डाई का क्या कार्य होता है, सनसेट येलो। तो इसमें से कोलतार डाई होती है वो कौन सा रंग देती है, सनसेट येलो कलर का रंग देती है कोलतार डाई। तो अच्छे से याद कर लेना, कोलतार डाई है वो कौन सा कलर देती है, आपका येलो कलर है वो देने का कार्य होता है कोलतार डाई का। अगले वाला प्रश्न है यूज ऑफ नॉन परमिटेड फूड कलर्स कैन बी यूज। तो नॉन परमिटेड बिना स्वीकृति के जो खाद्य पदार्थ का अगर उपयोग कर सकते हो तो इससे क्या हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है और विषाक्तता मतलब टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी हो सकती है आपको इन सबसे। तो इसीलिए क्या होता है, जो स्वीकृत खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए प्रोडक्ट में, अगर आप करोगे तो क्या होगा, एलर्जी हो सकती है क्योंकि वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगले वाला प्रश्न है विच मेटल सोल्ट इज समथिंग फाउंड एज ए कंटेमिनेटेड इन फूड कलर। तो किस धातु लवण का खाद्य रंग में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, शीशे का जो लवण है वो क्या होता है, एक धातु लवण का खाद्य रूप में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। तो लेड सॉल्ट होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का खतरनाक धातु प्रदूषक होता है। अगले वाला पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूस इन द फूड कैन बी एनालाइज्ड बाय। तो खाद्य में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा खाद्य पदार्थों में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, एक तरीका होता है जिससे अगर खाद्य पदार्थों में कोई फर्टिलाइजर वगैरह डाल रखा है तो उसका पता चल जाता है, पेस्टिसाइड वगैरह जहर वगैरह डाल रखा तो उसका पता चलता है। तो कौन से तरीके से पता चलता है, गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पता चलता है। अगले वाला प्रश्न है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट MRM फॉर द पेस्टिसाइड इन द फूड इज सेट बाई। तो खाद्य कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो FSSAI के द्वारा इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है।
तो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें कीटनाशकों की अधिकतम सीमा कितनी होगी, इसका कौन निर्धारण करता है, FSSAI है वो इसका निर्धारण करती है। तो फूड सिक्योरिटी से संबंधित अथॉरिटी है ये FSSAI भारत की। वाई आर द पेस्टिसाइड्स रेजिडुअली हार्मफुल, तो कीटनाशक अवशेष हार्मफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कीटनाशक वगैरह अगर वो शरीर में जाएंगे तो जहर होता है एक प्रकार का, और ये साइलेंट जहर के रूप में काम करता है, तो हमारा शरीर उससे कमज़ोर हो सकता है, उसके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। विच फूड कॉमनली कंटेन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, तो किस खाद में आमतौर पर पेस्टिसाइड के अवशेष पाए जाते हैं, तो ताज़ी सब्जियों में। ताज़ी सब्जियों में क्या करते हैं, उनको जल्दी पकाने के लिए उनमें पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिया जाता है, आपको गैस वगैरह के अंदर आम वगैरह को पकाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ताज़ी सब्जियों में पेस्टिसाइड का, कीटनाशकों का प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर सेकंड को शुरू करेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी गैस पॉल्यूटेंट, तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक है, तो इनमें से कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO वो क्या, एक प्रकार का प्राथमिक वायु प्रदूषक के रूप में उसको जाना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को। अगले वाला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसेज कोज, तो ग्रीन हाउस गैसें किस कारण से होती है, तो किस कारण से होती है ग्रीन हाउस गैसें, ग्लोबल वार्मिंग कारण। तो जितना आपको पता है जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनका कार्य ये होता है कि वो क्या करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर उसको बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगले वाला प्रश्न है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 होगी और जो CO2 हो गई, ये सब किसके लिए होती हैं, आपकी एसिड रेन के लिए जिम्मेदारक होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर C वो सही आंसर होने वाला है इसका। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती है। 4 नंबर प्रश्न, ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड बाई, तो ओजोन परत किसके शरण होती है, तो किससे होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, ये जो आपका जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होती है, AC वगैरह होते हैं, इनके अंदर ठंडा रखने के लिए जिस प्रकार गैस का प्रयोग किया जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, CFC कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या करती है, आपकी जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसको शरण करने को, उसको नष्ट करने का इसका कार्य होता है, नष्ट कर देती है उसको। द केमिकल यूज ऑफ पेन इज, तो पेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, तो पेरोक्साइल एसिटिल नाइट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर A होगा, पेन को पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्मेड ड्यू टू, तो फोटोकेमिकल स्मोक है वो कैसे बनता है, तो फोटोकेमिकल जो धुआं है वो किसके कारण बनता है, सूर्य के प्रकाश और प्रदूषकों के कारण उसका निर्माण होता है, फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होता है। 7 नंबर प्रश्न, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट है, एक प्रकार का पेस्टिसाइड गैस होती है, उसका क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अच्छे से याद कर लेना, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से किसकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगले वाला टॉक्सिक केमिकल्स इन द इन्वायरमेंट आर हार्मफुल बिकॉज, तो पर्यावरण में विषैले रसायन व हानिकारक क्यों होते हैं, क्योंकि इनसे बीमारियां पैदा होती हैं। तो आपको पता है जो विषैले रसायन है इससे क्या होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिजर्टेंट कोज विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो डिजर्टेंट होते हैं जो आपके साबुन हो गई या फिर जो सर्फ वगैरह यूज करते हो, वो किस प्रकार का प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं, यूथ्रोफिकेशन नामक जो समस्या है वो उत्पन्न कर देते हैं प्रदूषण। इससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है भूमि के ऊपर, जिससे क्या होता है, पानी वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है, जल स्रोतों में पोषक तत्वों की कमी। तो यूट्रोफिकेशन का क्या होता है, जो जल स्रोत हो गए जहाँ पर ये साबुन का पानी पहुँचता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, जो जल स्रोत होते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह वो नहीं पहुँच पाता अच्छे से। इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर B हो जाने वाला है। पेस्टिसाइड इन द इन्वायरमेंट कैन कोज, तो पर्यावरण में कीटनाशक क्या कारण बन सकते हैं, किस चीज़ का कारण बन सकते हैं, जलीय जीवन में रोग का। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर A होगा,
पर्यावरण में कीटनाशकों का क्या कार्य होता है? जलीय जीवन में रोग का उत्पन्न करने का, और रोग उत्पन्न कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हैवी मेटल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई। तो भारी धातु प्रदूषण किसके कारण होता है? शीशा हो गया, पारा हो गया, कैडमियम हो गया, इसके वजह से हैवी मेटल पोल्यूशन है वो कॉज होता है, भारी धातु का प्रदूषण वो इसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेड, मर्करी एंड कैडमियम के द्वारा भारी धातु प्रदूषण होता है। 13 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैवी मेटल। तो इनमें से कौन सा भारी धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं? हीलियम है, वो एक प्रकार की भारी धातु नहीं है। बाकी पारा, शीशा, जिंक है, ये भारी धातु होती हैं और ये शरीर में चली जाती हैं तो आपको बीमारियां होने का चांसेस रहता है। जबकि हीलियम क्या एक प्रकार की गैस होती है। हीलियम आपको पता है गुब्बारा वगैरह में बनने के लिए कार्य किया जाता है उसका। सॉलिड वेस्ट कैन बी मैनेज बाई। तो ठोस कचरे को निपटारण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो दहन करके, उसको जलाकर ठोस कचरे का निपटारण आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इंसिनेशन या दहन के द्वारा ठोस कचरे को आप क्या कर सकते हो? निपटा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी काफ़ी बार जो इस कचरे को जलाया जाता है, जिससे क्या होता है? धुआं वगैरह नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट इज ट्रीटेड बाई। तो औद्योगिक तरल कचरे का उपचार कैसे होता है? तो नाइट्रलाइजेशन और छानने के द्वारा। तो पहले उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जो मान लीजिए एसिड है तो उसमें बेस में बदल दिया जाएगा, बेस डाल दिया जाएगा जो, और साथ में उसको छान लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? औद्योगिक जो तरल है उसके कचरे का क्या कर दिया जाता है? उसको उपचार कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एसिड वगैरह होती हैं वो ज़्यादा जो अगर उसको कहीं पे डिकम्पोज करोगे, डालोगे, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सीवरेज का उपचार कैसे होता है? तो सीवरेज के उपचार के लिए क्या कर दिया जाता है? आपको प्राथमिक व द्वितीय उपचार होता है। पहले प्राइमरी होता है, उसमें क्या होता है? जो वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर क्या होता है? पानी को साफ किया जाता है। तो सीवरेज उपचार में क्या होता है? प्राथमिक और सेकेंडरी उपचार में उसका उपयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स रिमूव। प्राथमिक उपचार में क्या हटता है? ठोस और निलंबित कण। तो लार्ज सॉलिड एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना जो, तो उनको हटा दिया जाता है प्राथमिक उपचार में सीवरेज के। सॉलिड कंटेंट्स, मृदा में क्या होता है? अजैविक व जैविक घटक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं सॉलिड के अंदर। तो जैविक घटक कौन से होते हैं? जैसे आपकी मृदा के अंदर जो कीड़े मकोड़े मर गए, हुमस होती है ना, जो खाद होती है, जो काली कलर की खाद आपको दिखाई देती है, वो जैविक घटक होते हैं। और अजैविक घटक जो पत्थर वगैरह हो गए वो जैविक घटक के अंदर आ जाते हैं। अगला माइक्रो न्यूट्रिशन इन द सॉइल इंक्लूड्स। तो मृदा में सूक्ष्म पोषण तत्व क्या होते हैं? तो लोहा, जिंक व तांबा हो गया, ये मृदा में शुष्क पोषक तत्व के नाम से इनको जाना जाता है। तो कौन हो गया? लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, ये मृदा में अजैविक घटक के भाग होते हैं और इनको शुष्क पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये क्या होते हैं? ये आपका पौधा हो गया या कोई भी जो उसको फलने फूलने में मददगार सिद्ध होते हैं। समझ में आ गया आपको? माइक्रो न्यूट्रिशंस इन सॉलिड इंक्लूड। तो मृदा में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो इसमें कौन से होते हैं? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशंस के नाम से इनको जाना जाता है। तो नाइट्रोजन आपको पता है, जो आप ये यूरिया वगैरह डालते हो उसमें क्या होता है? ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है। फास्फोरस व पोटेशियम हो गया, ये मृदा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी पौधे को बढ़ा हुआ। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर। तो विटामिन ए का कहाँ प्रयोग होता है? तो नाइट विजन में। तो रात्रि 2 अगर आपके पास विटामिन ए की कमी होती है तो आपके शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? नाइट विजन, रतौंधी रोग हो सकता है। समझ में आ गया आपको? तो नाइट विजन के लिए आपको कौन सा विटामिन लेने की आवश्यकता होती है? मजबूत करने के लिए विटामिन ए लेने की ज़रूरत होती है। दूसरे वाला प्रश्न है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कोज। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मैंने बताया था, रतौंधी रोग है वो आपको हो जाता है, रात को चीज़ें दिखनी कम हो जाएंगी। तो ये किसके वजह से होता है? नाइट विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज मेनली इज फाउंड इन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो मुख्यतः किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है साबुत अनाज और दालों के अंदर है वो विटामिन जो आपका बी है वो पाया जाता है। समझ में आ गया? तो साबुत अनाज हो गई, दाल हो गई, उनके अंदर कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है।
4 नंबर प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। तो बी से बेरी शुरू होता है, B1 से क्या होता है? बेरी रोग भी होता है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, बेरी रोग B1 से शुरू होता है। विटामिन सी किसके लिए हेल्पफुल होता है? तो त्वचा, इम्यूनिटी और जो स्किन हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन सी है वो हमारे स्किन के लिए, त्वचा के लिए और इम्यूनिटी के लिए इसका यूज में लिया जाता है। कौन से विटामिन को? विटामिन सी को यूज में लिया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी कोज। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से हो सकता है। तो आपको याद करना है, जो स्कर्वी रोग है वो कौन से की वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। आगे एक वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। विटामिन डी इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम। तो विटामिन डी स्वाभाविक रूप से किस में प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी होती है, उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। और जो विटामिन डी है इसका कार्य क्या होता है? ये आपके शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं उनको मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको हमेशा, खास करके सर्दियों में और या गर्मियों में, सुबह सुबह आपको हमेशा धूप लेनी चाहिए। इससे क्या हो कि आपकी हड्डियाँ वो हमेशा मजबूत रहेंगी। हड्डियों में चटकने की आवाज़ आ गई या फिर जो घुटनों में दर्द वगैरह की समस्या आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगले वाला प्रश्न, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। तो कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगले वाला प्रश्न है, विटामिन ई एक्ट एज। तो विटामिन ई किसका कार्य करता है? विटामिन ई कार्य करता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। समझे, आपके शरीर में जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको निकालने का कार्य किसका होता है? विटामिन ई को होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है। अगले वाला प्रश्न है, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो विटामिन के का क्या क्या कार्य होता है? आपको ब्लड का क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। तो आपको पता है, आपके लग जाती है तो तुरंत उस पर क्या हो जाता है? खून का धब्बा जम जाता है वहाँ पर, है ना। ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है और वो क्या हो जाता है? उससे फिर खून बहना रुक जाता है। तो वो इसीलिए रुकता है क्योंकि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। और ब्लड क्लोटिंग है, खून का थक्का, वो क्यों जमता है? थाइरोसिन नामक के हार्मोन होता है उसके वजह से जमता है। और वो कैसे बनता है? विटामिन के कारण बनता है। अगले वाला प्रश्न है, एडिबल ऑयल आर मेनली कंपोज ऑफ। तो खाद्य तेल मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो ये ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं। तो खाद्य तेल होते हैं ये किससे बनते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स है नामक कोई केमिकल होता है, उससे ये बने होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, तेल में खट्टापन, रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है? तो तेल में बदबू आना या वैसेला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? तेल में खट्टी खट्टी आपको सुगंध वगैरह आने लग जाए तो समझ देना कि आपका तेल है वो वैसेला हो गया, जहरीला हो गया। और उसमें पता कैसे चलेगा कि वो वैसेला हो गया? उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी और उसको क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी या खट्टापन के नाम से जाना जाता है। अर्जिमोनियन ऑयल इज कॉमनली अडल्टेड। तो अर्जिमोन तेल आमतौर पर किससे मिलाया जाता है? तो किस में मिलाया जाता है? सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल को मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और सरसों के तेल में कौन सा तेल बनाया जाता है? अर्जिमोन तेल बनाया जाता है, तेल मिलाया जाता है। कंजम्पशन ऑफ आर्जिमोने ऑयल कैन लीड टू। तो आर्जिमोन जो तेल है वो किसके सेवन से हो सकता है? तो किसके सेवन से हो सकता है? एपिडेमिक डोर्सी जो नामक चीज़ों से हो सकता है आपको। ए सिंपल टेस्ट टू डिटेक्ट द मिनरल ऑयल इन एडिबल ऑयल इज। तो खाद्य तेल में मिनरल ऑयल की जांच करने का सरल परीक्षण क्या होता है? कागज परीक्षण, पेपर टेस्ट के द्वारा आप खाद्य जो तेल है उसमें मिनरल तेल मिलाया गया नहीं मिलाया गया, इससे आप पता कर सकते हो। तो खाद्य टेस्ट है वो किससे संबंधित होता है? खाद्य तेल में मिनरल ऑयल मिलाने से संबंधित होता है। कि अगर कोई भी वही मिनरल ऑयल मिला दिया खाद्य तेल में तो इससे क्या हो जाता है? भाई आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। मिनरल ऑयल होते केमिकलों के द्वारा बनते हैं। और खाद्य तेल आपके सब ये जो सरसों वगैरह हो गया, मूंगफली हो गया, खाद्य पदार्थों से बनते हैं। तो यही होता है। इसको कैसे टेस्ट करते हैं? पेपर टेस्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। सोप इज केमिकली। तो साबुन है वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एक फैटी एसिड या नमक होते हैं। तो क्या होते हैं? साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड आर। तो जो फैटी एसिड होते हैं, जो साबुन जो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? फैटिक एसिड या नमक के रूप में होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, डिजर्टेंट आर एफिशिएंट इवन इफ। डिजर्टेंट कब प्रभावी होते हैं? कठोर पानी में भी
प्रभावी होते हैं। लेकिन जो साबुन वगैरह होती है ना वो कठोर पानी में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट है वो किस में कार्य करते हैं, कठोर पानी में भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। कठोर पानी होते हैं वहाँ पे डिटर्जेंट ज़्यादा कार्य करते हैं। सोप्स आर मेड ऑफ, तो सोर्स किससे बनाए जाते हैं, सोप किससे बनाए जाते हैं, वसा व क्षार से, फैट से और अल्कलाई ऑयल से। तो आपको पता है जो आपका खराब तेल हो जाता है ना उससे सोप वगैरह को, साबुन वगैरह को बना दिया जाता है। समझ में आ गया, फैट और अल्कलाई से सोप का निर्माण होता है। जो साबुन होते हैं ना, आप कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, खास करके 5 भाई वगैरह की साबुन नहीं आती क्या आपकी, पीले कलर के वाली, समझ, एक तो आती है रिन वगैरह आती हैं, है ना, और एक आते हैं पीले कलर की, नहीं आती जो लोकल ब्रांड आते हैं आपके, ओसवाल ऐसे ब्रांड नहीं आते, पीले कलर की जो आपके आती हैं, उनको धोते हैं तो वो बनती हैं तेल से और इनसे फैटी से, अल्कलाई से। डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप्स बिकॉज, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट बेहतर क्यों होते हैं, क्योंकि वर्क इन हार्डर वाटर टू, तो डिटर्जेंट है कठोर पानी में भी कार्य करते हैं। आपको पता है जो डिटर्जेंट होते हैं इनका पानी का फर्क नहीं होता है, ये कठोर पानी में भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनका डिटर्जेंट है वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं साबुन के बजाय। 20 नंबर प्रश्न है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट इज, तो डिटर्जेंट का सामान्य उदाहरण क्या होगा, सोडियम लोरियल सल्फेट। तो सोडियम लोरियल सल्फेट है वो डिटर्जेंट का क्या होता है, एक सामान्य उदाहरण के रूप में भी कार्य करता है। तो सोडियम लोरियल सल्फेट है, इसका क्या कार्य होता है, यह डिटर्जेंट के रूप में भी कार्य करता है, आपका सोडियम लोरियल सल्फेट है वो। अगले वाला प्रश्न, डिटर्जेंट प्राप्त किए जाते हैं, तो डिटर्जेंट किसे प्राप्त किए जाते हैं, डिटर्जेंट है वो प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम के उत्पादों से। तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है डिटर्जेंट को, पेट्रोलियम के उत्पादों से इनको प्राप्त किया जा सकता है। 22 नंबर प्रश्न है, सोप वर्क इफेक्टिवली, तो सोप कैसे पानी में किस प्रभावी रूप से कब कार्य करती है, जब उसमें उसको मुलायम पानी है वो मिलता है। सोप कैसे में काम करती हैं, जहाँ पे मुलायम पानी होता है वहाँ पर सोप है वो प्रभावी रूप से कार्य करती हैं। कठोर पानी आते ही उनके अंदर झाग बनना बंद हो जाता है, फैट वगैरह वो डिजोल्व हो जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, स्ट्रक्चर ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स इंक्लूड, तो सोप जो साबुन होते हैं उनके अणुओं की संरचना कैसी होती है, तो हाइड्रोफिलिक सिर व हाइड्रोफोबिक पूंछ। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड मतलब क्या होता है, जो आपके दाग वगैरह होते हैं उस पर तो हाइड्रोफिलिक लग जाता है, हेड लग जाता है, सिर लग जाता है, और पानी से जो हाइड्रोफोबिक जो कंपोनेंट होते हैं वो दूर भागने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, दाग हट जाता है इस चीज़ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न क्या, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप इज ड्यू टू, तो साबुन की सफाई क्रिया होती है तो किस तरीके से होती है, सरफेक्टेड गुण से। तो सरफेक्टेंट सरफेस जो प्रॉपर्टी होती है उसके द्वारा साबुन की सफाई क्रिया है वो होती है। तो इस जो सफाई करने वाली प्रक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है, सरफेक्टेंट प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट इन द वाटर बॉडीज कैन कॉज, जल स्रोतों में डिटर्जेंट का प्रयोग किस तरीके से होता है, न्यूट्रोफिकेशन के वजह से होता है। तो डिटर्जेंट का अगर आप अधिक प्रयोग कर लोगे तो जल स्रोतों में क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, और उसके पास जो ऑक्सीजन हो गए, पोषक तत्व हो गए, सूर्य की, क्योंकि आपको पता है ना, आप छोटा सा उदाहरण दे के बताऊँ, आप कपड़े वगैरह धोते हो तो पानी बहता है ना, तो उसके पानी के ऊपर लेयर बन जाती है ना आपको उसकी साबुन वगैरह की, तो इससे क्या होगा, सनलाइट वगैरह नहीं पहुँचेगी, आपकी साथ के साथ ऑक्सीजन वगैरह का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलो अब आपके लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ। कोरोजन, जंग क्या होती है, तो जंग एक प्रकार की कोई भी धातुओं पर जब धातुओं के साथ ऑक्सीजन और पानी है, नमी है, वो मिलती है तो क्या हो जाता है, धातुओं का है वो उनका शरण होना शुरू हो जाता है, वो डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है, ये उदाहरण होता है यूनिफॉर्म कोरिजन, मतलब समरूप से जंग लगना, हर मतलब चारों तरफ से जंग लग गई है, हर तरफ से जंग लगी हुई है, इसी का क्या उदाहरण होता है, ये उदाहरण होता है यूनिफॉर्म कोरोजन का उदाहरण होता है। तो जहाँ पे भी लोहा है वो जंग हवा और पानी के नमी के संपर्क में आएगा, उसको जंग लग जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द कोरोजन, तो निम्नलिखित में से कौन जंग को रोकता है,
तो कौन जंग को रोकता है? पेंट करना। तो आपको पता है आप कूलर वगैरह या जो घर में गेट वगैरह हो गए इस पर पेंट क्यों करते हो? ताकि क्या होता है, पेंट एक तरीके से क्या कार्य करता है, वो एक लेयर बना देता है जिससे हवा और नमी है वो लोहे के संपर्क में नहीं आती है, या कोई भी धातु उसके संपर्क में नहीं आती है। तो इससे क्या होता है, संपर्क में नहीं आएगी धातु और नमी, तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा उसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? तो गैल्वेनाइजेशन क्या प्रक्रिया होती है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उस पर क्या होती है, जंग वगैरह नहीं लगती है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। लोहे पर जिंक की परत को गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न है स्ट्रेस कोरोजन तनाव संघारण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यांत्रिक तनाव व संघारणीय तनाव के कारण। मैकेनिकल स्ट्रेस व कोरोजिव इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है? स्ट्रेस कोरोजिव तनाव संघारण होता है। 6 नंबर प्रश्न है प्राइमरी बैटरीज आर प्राथमिक बैटरी कौन सी होती हैं? पुनः चार्ज न की जाने वाली बैटरी। तो आपको पता है आपकी बैटरी जो सेल वगैरह आते हैं ना, जो आप लाइट वाली बैटरी आती है, टॉर्च आती हो गई, आपकी घड़ी में जो बैटरी वगैरह डालते हैं, जो लुमिनस वगैरह की जो बैटरी आती है ना, वो किसकी आती हैं? नॉन चार्जेबल बैटरी को कौन सी बैटरी बोला जाता है? प्राइमरी बैटरीज के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरीज। तो प्राथमिक बैटरी का कौन सा उदाहरण होता है? तो प्राथमिक बैटरी का क्या उदाहरण होगा? ड्राई सेल बैटरी है वो प्राथमिक बैटरी के नाम से उसको जाना जाता है। और जो एक घड़ी वगैरह उसमें डाले जाते हैं उनके सेल, छोटे वाले सेल आते हैं ना वो वाले। सेकेंडरी बैटरीज आर यूज फॉर। तो सेकेंडरी बैटरी कहाँ पर यूज़ होती हैं? तो ये चार्जेबल बैटरीज होती हैं, उनको सेकेंडरी बैटरीज बोला जाता है। और वो कहाँ पर यूज़ होती हैं? आपके इलेक्ट्रिक जो साधन हो गए, व्हीकल हो गए, उनके अंदर इलेक्ट्रिक बैटरियों का यूज किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है फ्यूल सेल परिवर्तित होता है। तो फ्यूल सेल क्यों परिवर्तित होता है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फ्यूल सेल है उनका क्या होता है? आपकी जो केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। तो जैसा कि ये नहीं होते आपके जो गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आती है, तो इसमें क्या होता है, वो केमिकल वाली बैटरी लगी होती है और वो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको बदल देती है। तो इसे फ्यूल सेल के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल उत्सर्जन करती है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो किसका उत्सर्जन करती है? जल वाष्प उसका उत्सर्जन करती है। तो हाइड्रोजन की गाड़ियाँ चलती है ना, उसमें क्या निकलता है? जल का वाटर वेपर्स हैं, जल की वाष्प वो निकलती है। 11 नंबर प्रश्न है सोलर पैनल कन्वर्ट। तो सोलर पैनल किसको कन्वर्ट करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य होता है। अगले वाला प्रश्न है मेजर लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का मुख्य सीमा क्या होती है? तो ये मौसम पर निर्भरता करती है। तो आपको पता है ठंडा मौसम हो गया तो ये कम यूनिट ऊर्जा बनाएगी और गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा बनाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, रात के समय नहीं बना सकती है सोलर ऊर्जा। तो इसमें ये होती है कि मौसम पर निर्भरता करती है। रिचार्जेबल बैटरी का क्या उदाहरण होता है? तो रिचार्जेबल बैटरी का क्या उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिथियम आयन बैटरी वो रिचार्जेबल बैटरी के नाम से उसको जाना जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी वो रिचार्जेबल बैटरी के नाम से उसको जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विच बैटरी इज यूज इन मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो लिथियम आयन बैटरी है उसको मोबाइल फ़ोन में यूज में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। लिथियम आयन बैटरी है उसको मोबाइल फ़ोन की बैटरी में यूज में लिया जाता है। फ्यूल सेल का उपयोग होता है। तो फ्यूल सेल का किस में उपयोग होता है? रॉकेट वगैरह होती हैं उनके अंदर फ्यूल सेल का प्रयोग होता है। 16 नंबर प्रश्न में पॉलीमर्स होते हैं। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के ये लंबे श्रृंखला वाले अणु होते हैं। तो बड़े ये जो प्लास्टिक और पीवीसी वगैरह के पाइप होते हैं ना, ये पॉलीमर्स का ही उदाहरण होते हैं। तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न नायलॉन एंड पीवीसी आर। तो नायलॉन और पीवीसी क्या है? एक कृत्रिम पॉलीमर के नाम से इनको जाना जाता है। तो मैंने उदाहरण दे के बता दिया ना आपको, नायलॉन और पीवीसी किसके उदाहरण है? कृत्रिम पॉलीमर के उदाहरण है। अगले वाला सेलुलोस एंड स्टार्च आर। सेलुलोस और स्टार्च क्या है? प्राकृतिक पॉलीमर के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेलुलोस और स्टार्च है वो प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? प्लास्टिक के मुख्य स्रोत होते हैं पेट्रोलियम है वो प्लास्टिक का मुख्य स्रोत होता है एक प्रकार का। अगले वाला है प्लास्टिक की मुख्य समस्या क्या होती है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब वो जल्दी से गल नहीं सकता है, गैर उपघटनीय होता है। यही प्लास्टिक की एक सबसे बड़ी समस्या, सालों साल लग जाते हैं, 100 साल के आसपास लग जाते हैं एक प्लास्टिक को गलने में।
21 नंबर प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? आसानी से सड़ने गलने वाले पॉलीमर को क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंट फॉर फ्रेंडली पॉलीमर इज, तो पर्यावरण अनुकूल पॉलीमर कौन से होते हैं? तो PHBV पॉलीमर होते हैं, वो पर्यावरण अनुकूल पॉलीमर के नाम से उनको जाना जाता है। तो PHBV है वो पर्यावरण अनुकूल पॉलीमर के नाम से उनको जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, विच ऑफ दीज इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं? बेकेलाइट है वो किसका उदाहरण होता है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बेकेलाइट है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण होता है। 24 नंबर प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? पिघलाकर पुनः डाले जाने वाले जो प्लास्टिक होता है उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ। स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूड, तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की किसकी रणनीति है? जैव प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए, तो रिसाइकल कर सकते हो और बायो प्लास्टिक को यूज में ले सकते हो जो जल्दी से गल जाए। तो ये तो था आपका केमिकल से संबंधित, केमिकल्स इन द यूज ऑफ केमिकल इन द डेली लाइफ से संबंधित पेपर। अच्छे से आप पढ़ लेना और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।